डायनामिक राउटिंग में मैंने आपको बताया था कि जो भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल रन करते हो, सबसे पहला स्टेप होता है नेबर डिस्कवरी और नेबरशिप वाला फंड, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट। तो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर होगा कि हाउ टू इनेबल OSPF। अखिल क्लियर है? मुस्कुराओ फिर। हाउ टू इनेबल OSPF, ये बात की थी हमने कल। राउटर OSPF, प्रोसेस ID, देन नेटवर्क ID, सबनेट मास्क एंड एरिया ID के बारे में डिस्कस किया था। इतना याद है कॉन्सेप्ट आप लोगों को? ठीक है जी। तो नेबरशिप पैरामीटर्स की भी बात की थी, कौन बताएगा आप में से? सबनेट शुड बी सेम और एरिया ID मस्ट मैच और ऑथेंटिकेशन मस्ट ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल होती है। थैंक यू। सेकंड स्टेप था, देखिए उसमें कॉपी में क्या लिखा हुआ आप लोगों ने, वो तो हो गया। स्टेप्स बोल रहा हूँ मैं राउटिंग प्रोटोकॉल के, राउटिंग एक्सचेंज करनी इन्फॉर्मेशन। 4 स्टेप लिखवाए थे। सबसे पहले नेबरशिप, उसके बाद डेटाबेस बनाना है। क्या कह रहे हो? एक्सचेंज ऑफ राउटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आज हम उसी की बात करेंगे। टाइम से आ गया इसका। R1, R2, R3। R1 के पास एक नेटवर्क है 10 का, R2 LAN नेटवर्क है 20 एंड R3 is also having a network of 30। बाय डिफॉल्ट जैसा कि आप सभी जानते हो, राउटर्स विल मेंटेन राउटिंग टेबल, राइट। राउटर विल मेंटेन ए राउटिंग, बट ए राउटर विल नेवर एक्सचेंज राउटिंग टेबल विद अदर राउटर। वो कभी भी डायरेक्ट राउटिंग टेबल शेयर नहीं करता। आप ऐसा मत सोचना कभी भी कि R1 अपनी राउटिंग टेबल किसके साथ शेयर कर रहा होगा, R2 के साथ। नहीं, राउटर वही नेटवर्क शेयर करता है जो आप OSPF को बताते हो। जैसा कि आप जानते हैं, राउटिंग टेबल में तो सारे राउट्स होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट। बट आपको बताना पड़ता है कि आपको कौन से नेटवर्क्स एडवर्टाइज करने और कौन से नहीं करने। तो होगा क्या, जैसे आप OSPF चलाते हो राउटर पर, फॉर एग्जांपल R1, इसके पास अपनी क्या है, एक बाय डिफ़ॉल्ट राउटिंग, लेकिन OSPF R1 की राउटिंग टेबल किसके साथ शेयर नहीं करेगा, R2 के साथ। तो R1 की राउटिंग टेबल में कुछ राउट्स हैं 10.1.1.0/24, 12.1.1.0/24। अब आप सिर्फ 12 का नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाहते हो, आप चाहते नहीं कि 10 का नेटवर्क किसको पता लगे, R2। तो आप R1 पर एक सिंपल सी कमांड चलाओगे, राउटर OSPF फॉर एग्जांपल 1 नेटवर्क एरिया। मैंने ये भी बताया था आपको नेटवर्क कमांड चलाने से होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट राउटर विल डू, it will start sending hello message, it will start sending hello message। जो भी नेटवर्क आप एडवर्टाइज करते हो फॉर नेबर डिस्कवरी, फॉर व्हाट, फॉर नेबर। तो R1 एक हेलो मैसेज सेंड कर रहा होगा R2 को, प्लस R1 एक डेटाबेस टेबल मेंटेन कर देता है यार, और अपनी OSPF की क्या बना लेता है, एक डेटाबेस टेबल। तो OSPF की सबसे पहले बनती है डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल के साथ साथ क्या बन रही होगी, नेबर
हम नेबर टेबल भी देखेंगे आज, लास्ट क्लास में भी देखी होगी, वरना देख लेंगे आज। OSPF router will store information of neighbors in neighbor टेबल में OSPF ये स्टोर करता है कि उसके कितने नेबर्स हैं, किस इंटरफेस पे कौन सा नेबर कनेक्टेड है। तो नेबर टेबल बनेगी प्लस कौन सी टेबल बन रही होगी, एक डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में क्या होगा यार, एज ऑल ऑफ यू नो कि जब भी हम राउटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है AD वैल्यू, मैट्रिक एंड लोड बैलेंस। So for R1 10.1.1.0 and 12.1.1.0 AD is 1, sorry 0, because ये क्या है, इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट व्हेन R1 will advertise R1 prefixes to R2, क्या AD वैल्यू 0 रहेगी? कौन एडवर्टाइज कर रहा है? OSPF। तो AD वैल्यू कितने के साथ एडवर्टाइज होंगे? 110 के साथ। प्लस जब भी आप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हो तो आपको क्या एडवर्टाइज करनी पड़ती है? ऐसा कुछ भी राउटिंग टेबल में होता ही नहीं है। सो जब अगर आप EIGRP पढ़ते तो आपको पता लगेगा EIGRP क्या मेंटेन कर रहा होता है, टोपोलॉजी टेबल। OSPF क्या मेंटेन कर रहा होता है, डेटाबेस टेबल। BGP अपनी टेबल बनाता है जिसमें वो प्रीफिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा होता है, स्टोर। अब R1 ये इन्फॉर्मेशन 12 के नेटवर्क की राउटिंग टेबल से किस में इंस्टॉल करेगा, डेटाबेस टेबल में, कि मुझे नेबर के साथ एक प्रीफिक्स शेयर करना है 12.1.1.0/20 कि भाई इसकी AD वैल्यू रहेगी 110, इसका क्या रहेगा, क्योंकि OSPF में एक इंट्रा एरिया का कॉन्सेप्ट होता है और एक इंटर एरिया का। तो जब सेम एरिया के राउटर को आप राउट्स देते हो तो उसका राउट टाइप भी होता है जिसका क्या मतलब है, इंट्रा एरिया। स्टैटिक राउटिंग में आपने S लिखा हुआ देखा होगा। इन केस ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड क्या लिखा होता है प्रीफिक्स के साथ, C मीन्स कनेक्टेड, S मीन्स स्टैटिक राउट, O मीन्स OSPF राउट्स। क्योंकि आप कुछ भी करो, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, डायरेक्टली कनेक्टेड, सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, राउटिंग टेबल में। डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, कौन सा कनेक्टेड है, कौन सा OSPF राउट है, विच वन इज स्टैटिक राउट। सो व्हाट दे हैव डिड, दे हैव लाइक इन राउटिंग टेबल वी हैव कोड्स, राइट। C means connected, S means static, O means OSPF। तो जब भी आप राउटिंग टेबल देखोगे ना, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये जो प्रीफिक्स है इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, स्टैटिक राउटिंग है, कनेक्टेड है, या फिर OSPF। सो व्हाट OSPF विल डू, OSPF विल एडवर्टाइज राउट्स विद O कोड। विच कोड? तो आपको O लिखा हुआ मिलेगा उसमें। अगर आप EIGRP यूज़ करोगे CCNP में, EIGRP का कोड होता है D। BGP के केस में B लिखा होता है क्योंकि वो BGP से राउट आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग कोड्स आपको राउटिंग टेबल में देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैट्रिक, उसके बाद क्या है, मैट्रिक। चाय पिएगा आप में से कोई? ऊपर मिलती है कैंटीन में। आप शॉर्टेस्ट पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को? जितेंद्र याद है? स्टैटिक राउटिंग में। अब स्टैटिक राउटर में किसको विजिबिलिटी नहीं होती, राउटर्स को। तो हम मैनुअली डिसाइड करते थे कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा और लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होगा। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपने आप पता कर लेते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स, बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स। वो अपने आप पता कर लेते हैं कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ और कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको रिट में बताया था होप काउंट का कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट था लोअर होप काउंट बेस्ट बनता था पाथ। ऐसे आपका OSPF में मैट्रिक है कोस्ट। OSPF की मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं? जब आप EIGRP की बात करोगे तो उसमें FD/RD होती है। BGP के केस में बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं। तो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल के अपने क्राइटेरिया हैं शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करने। OSPF क्या यूज़ करता है? मैट्रिक।
और मैट्रिक का नाम क्या है, एसपीएफ की कोस्ट। अब कैलकुलेट कैसे होती है? रिप की सिंपल थी होप काउंट, नंबर ऑफ राउटर्स, ठीक है, उससे क्या पता लग जाता था हमें, होप काउंट पता लग जाता था कितने, जहाँ से भी लोअर क्या होता था होप काउंट, वो पाथ क्या बनता था, पैसे। अब एसपीएफ कहता है कोस्ट। क्या कोस्ट मतलब कितनी कोस्ट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या होता है एक फॉर्मूला, उसका क्या होता है एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए आप, होता क्या है बेसिकली इसमें, बिल्कुल ही आसान है यार, कुछ नहीं है। वो एसपीएफ कहता है कि हम कोस्ट कैलकुलेट करेंगे एक फॉर्मूला यूज करके। दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन by default reference bandwidth is 100। भाई कुछ ना कुछ रेफरेंस वैल्यू तो होगी आपके पास, एंड द रेफरेंस वैल्यू इज 100 अपॉन लिंक बैंडविड्थ। लाइक ऑल ऑफ यू नो कि लिंक बैंडविड्थ वेरिएबल वैल्यू होती है। इफ़ यू आर यूजिंग इथरनेट, लिंक बैंडविड्थ इज 10 Mbps। If you are using fast Ethernet, link bandwidth is 100, 1 Gbps का लिंक है, then bandwidth is 1000 Gbps। लेकिन रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी है बाय डिफॉल्ट, 100। अब फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हमारे जो लिंक्स हैं वो कौन से हैं, कौन से लिंक हैं। अगर आप इथरनेट लिंक के कोस्ट की बात करते हो, रेफरेंस बैंडविड्थ इज, इथरनेट की बैंडविड्थ कितनी होती है, कोस्ट कितनी आएगी। आप कहते हो हम तो कौन सा लिंक यूज कर रहे हैं, कोस्ट कितनी आएगी। फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग सीरियल इंटरफेसेस, सो फॉर सीरियल इंटरफेसेस रेफरेंस बैंडविड्थ अगेन 100, स्पीड 1.54 Mbps समथिंग, इट इज अराउंड 64, क्योंकि सीरियल लिंक की स्पीड कितनी होती है 1.5, स्पीड नहीं बैंडविड्थ, इसकी कितनी होती है 100, और इथरनेट की कितनी होती है आपकी यार। तो इस तरीके से कोस्ट कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन देख पा रहे हो तो डायरेक्ट कनेक्शन ये है, हाई बैंडविड्थ लिंक्स, लोअर लिंक्स की बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी कोस्ट उतनी ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। भाई लिंक की बैंडविड्थ बढ़ेगी तो कोस्ट कम होगी ना, सिंपल सी बात है, राइट। सो हाई बैंडविड्थ लिंक्स विल हैव लोअर कोस्ट, लिख लिया आप लोगों ने। आप में से किसी को बैंडविड्थ और स्पीड में से डिफरेंस पता है, व्हाट इज बैंडविड्थ एंड व्हाट इज स्पीड? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होगा उतना स्पीड इक्वल होंगे एक दूसरे के। बैंडविड्थ सर मैक्सिमम होता है, स्पीड होता है जो हम भेज रहे हैं। वेरी गुड, क्या बात है यार, बहुत पढ़ते हो आप। लिंक की यार दो प्रॉपर्टीज होती है, एक बैंडविड्थ होती है और एक स्पीड होती है। हाईएस्ट पॉसिबल डेटा।
एक्चुअल रेट ऑफ डेटा। यार किसी के पास गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम है 200 किलोमीटर पर, ठीक है। अब ये उसकी बैंडविड्थ है, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते आप स्पीड, क्योंकि मैक्सिमम कितनी है 200 किलोमीटर पर। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको इतने पे चलाओ या फिर, और आपको मरना ही है तो फिर आप 200 किलोमीटर पर आवर पर भी गाड़ी चला सकते, बट ऐसा होता ही नहीं। मैक्सिमम वो कभी भी अपना हिट नहीं कर पाएगी। कोई भी आप डिवाइस लो, कोई भी व्हीकल लो, जिसकी मैक्सिमम स्पीड होती है ना, वो आप टच नहीं कर सकते कितना भी आप जोर लगाओ। अगर किसी बाइक की स्पीड 150 किलोमीटर पर आ रहा है तो आप 130 तक मैक्सिमम ले जा पाओगे उसको, उससे आगे नहीं जाएगी वो। ऐसे लिंक के साथ है, इफ़ यू आर यूजिंग फास्ट इथरनेट लिंक, इट डजंट मीन दैट यू कैन यूटिलाइज 100 Mbps कम्प्लीटली और फुल्ली, क्योंकि उसकी 100 Mbps टोटल स्पीड है या टोटल बैंडविड्थ है, उसका आप 85% या 75% क्या कर पाते हो, यूटिलाइज कर पाते हो। कभी भी फुल नहीं आएगी बैंडविड्थ, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, कोस्ट की। तो एसपीएफ में क्या है, रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन, इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कोस्ट। अब आप कहोगे इस कोस्ट को यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ करेंगे बेस्ट पाथ पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए, बेस्ट पाथ पता करने के लिए। अभी के लिए सिर्फ आप इतना देखो कि जो 12 का नेटवर्क आपने एडवर्टाइज किया है वो कौन सा इंटरफेस है आपका, फास्ट इथरनेट। तो कोस्ट कितनी आएगी यार, कोस्ट कितनी आएगी 1। ये इंफॉर्मेशन R1 के कौन सी टेबल में है, डेटाबेस टेबल में। कौन सी टेबल में है, डेटाबेस। R1 ये इंफॉर्मेशन किसी ना किसी के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, बट राइट नाउ देयर इज़ नो नेबर। अभी कोई नेबर, बिकॉज आपने R2 पर अभी OSPF चलाया ही नहीं। जैसे आप R2 पर OSPF चलाओगे, R2 सबसे पहले तो हेलो मैसेज सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा, हेलो मैसेज सेंड होगा, पैरामीटर्स मैच करेंगे हम। क्या मैच करेंगे, अगर नेबरशिप बन जाती है, अगर पैरामीटर्स मैच करते हैं और नेबरशिप बन जाती है, तो उसके बाद क्या होगा, R1 दूसरा मैसेज लेकर के आएगा OSPF का यार। जिसको हम बोलते हैं लिंक स्टेट। यार अगर आप CCN के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना, तो इतना ठीक है आप लोगों के लिए, वरना बहुत सारी चीज़ें होती हैं OSPF में। OSPF में क्या होती हैं, कुछ नेबर, आपके जो नेबर्स हैं वो कुछ स्टेट से पास थ्रू होते हैं। किससे पास थ्रू होते हैं, कुछ स्टेट से। जैसे कि R1 है और R2 है, सिर्फ इतना सा नहीं होता कि एक दूसरे से हेलो रिसीव हो गया और सब कुछ हो गया, नहीं। R1 इसको क्या सेंड करता है, एक हेलो, ये इसको हेलो देते हैं। तो सबसे पहले स्टेट होती है OSPF में कौन सी, कौन सी स्टेट है, डाउन। मतलब OSPF के हेलो मैसेज आप सेंड ही नहीं कर रहे ना, आपको हेलो मैसेज रिसीव हो रहे। तो कौन सी स्टेट है वो आपकी, डाउन स्टेट। उसके बाद OSPF में स्टेट आती है इनिट। इनिट के बाद आती है इसमें कौन सी स्टेट आती है, 2। फिर आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, और हम ज़्यादा डीप सीट में नहीं जा रहे हो OSPF के क्या होता है कैसे होता है, नहीं करेंगे इतना डिस्कशन, ठीक है। डाउन, इनिट, 2 वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग एंड कौन सी स्टेट आएगी लास्ट में, फुल स्टेट। कितनी स्टेट हैं टोटल,
7। कितनी स्टेट्स हैं? 7 स्टेट्स। R1 ने R2 को हेलो सेंड किया, R2 ने R1 को हेलो सेंड किया। तो ये सबसे पहले इनकी स्टेट थी कौन सी? इनिट। कौन सी स्टेट थी? इनिट स्टेट। अगर पैरामीटर्स मैच करते हैं, अगर क्या मैच करते हैं, तो R1 इसको नेक्स्ट हेलो सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा? R2 किसको हेलो सेंड कर रहा होगा यार? R सब कुछ सही है तो R1 नेक्स्ट हेलो में एक फील्ड होती है यार, नेबर आईडी। क्या फील्ड होती है? हेलो मैसेज में कौन सी फील्ड होती है? नेबर आईडी में ये क्या लिख देगा? अगर नेबरशिप बन गई है तो R1 ने R2 को अपना नेबर मान लिया होगा, तो नेक्स्ट हेलो में क्या सेंड करेगा वो? नेबर आईडी। और नेबर आईडी में क्या लिख देगा? R2 अगर हेलो सेंड कर रहा है R1 को, अगर उसने उसको नेबर मान लिया है तो नेबर आईडी में वो क्या लिखना स्टार्ट कर देगा? अगर एक राउटर को हेलो मैसेज रिसीव होता है और उसमें अपनी आईडी दिख रही हो, तो 2 वे स्टेट आ चुकी होती है। कौन सी स्टेट आ चुकी होती है? 2 वे स्टेट। क्योंकि R1 ने बताया R2 को कि मैंने आपको नेबर मान लिया है। 2 वे का मतलब समझते हो? बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। नाउ दे आर नेबर्स। वो क्या एक दूसरे के नेबर्स बन चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ। एक्सचेंज मीन्स राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं, वो नेक्स्ट स्टेट्स में होती है। उसके बाद कौन सी स्टेट है? एक्सटार्ट स्टेट। ठीक है, ऋषभ कहाँ गया? वहाँ बैठे हो पीछे। इन्होंने इनको हेलो दिया, सबसे पहले काम इनिट पे स्टार्ट हुआ। फिर एक दूसरे के निक नेम रख लेते हैं, नाम से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी स्टेट आ जाती है? 2 वे स्टेट। लेकिन अभी तक कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ अपने बारे में। क्या करते हो आप, कहाँ रहते हो, वो कौन सी स्टेट में होगा? लेकिन एक्सटार्ट में भी सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, एक्सटार्ट में सिर्फ ये डिसाइड होता है कि सबसे पहले एक्सचेंज करेगा कौन। सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन देगा कौन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेबर है। तो एक टाइम पे एक ही राउटर अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे सकता है, राइट? तो ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन देगा कौन। R1 अपनी इंफॉर्मेशन R2 को देगा या फिर R2 अपनी इंफॉर्मेशन R1 को देगा। अगेन ये आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, बट इसमें इलेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मास्टर स्लेव का इलेक्शन। स्लेव का मतलब होता है नौकर, और एक क्या होता है? मास्टर। किसका इलेक्शन होता है? एक्सटार्ट स्टेट में मास्टर एंड जो मास्टर बनता है वो अपना डेटाबेस पहले शेयर करता है। जैसे यहाँ ऋषभ जेंटलमैन है, ऋषभ ने कहा पहले आप अपने बारे में बताइए। किसका इलेक्शन हुआ? मास्टर एंड स्लेव का। तो ऋषभ ने कहा कि पहले आप बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ऐसे इसमें होता है। R1 और R2 भी भाई राउटर्स हैं, वहाँ वो फेवर्स नहीं करते, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं भाई जो बनेगा मास्टर वही क्या करेगा? पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। बन गया मास्टर एक दोनों में से, बन गया। एक्सटार्ट स्टेट में यही होता है, सिर्फ मास्टर और स्लेव डिसाइड होता है। जैसे ऋषभ ने बोला कि पहले आप बताइए अपने बारे में, फिर नेक्स्ट कौन सी स्टेट आ जाती है? एक्सचेंज। एक्सचेंज में जा रहे होते हैं आपके कौन से मैसेज, अगर आपको याद हो तो लिखे थे हमने, DBD। क्या जा रहे होते हैं? तो उसके बाद आपकी एक्सटार्ट स्टेट थी जिसमें मास्टर स्लेव का इलेक्शन हुआ। लिख सकते हो यार, याद नहीं रहेगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। उसके बाद कौन सी स्टेट आएगी? एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या एक्सचेंज होते हैं? DBD। ब्रीफ इंफॉर्मेशन।
डीबीडी का मतलब होता है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब होता है? जिसमें हम क्या शेयर कर रहे होते हैं? ब्रीफ इंफॉर्मेशन। डन। अब आप याद कैसे रख सकते हो? इन्होंने बोला कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, उन्होंने बताया इतने लोग, आपको किसके बारे में जानना है? किसकी इन्फॉर्मेशन दी उसने? सिर्फ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी कि इतने लोग हैं, आपको किसके बारे में सबसे पहले जानना है। अब दो चीज़ें हो सकती है यार, नेबरशिप पहले से बनी हुई है या बिल्कुल नई नेबरशिप। या तो नेबरशिप पहले से बन रखी है, कुछ डेटाबेस पहले एक्सचेंज हो रखा था, या नेबरशिप फर्स्ट टाइम बन रही है। जैसे आप जिसके साथ बात कर रहे हो या तो आप उसको पहले से जानते हो या फिर आप उसकी फैमिली में से किसी को पहले जानते हो। तो सामने वाला आपसे कंफर्म कर रहा है कि आपको क्या पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कुछ पार्ट चाहिए इन्फॉर्मेशन का। ऐसा भी हो सकता है कि पहले से नेबरशिप बन रखी हो, पहले भी डेटाबेस क्या हो रखा था। तो इसीलिए किसका कॉन्सेप्ट बनाया गया था? डीबीडी का, कि आप सामने वाले को डिस्क्रिप्शन दे दो, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी उसके लिए वो क्या कर लेगा? रिक्वेस्ट। जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए हमें दोबारा से इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं। अब ऋषभ कहता है कि मैं आपके फैमिली में से कुछ लोगों को तो जानता हूँ, आप अपने बारे में बताओ। मतलब मुझे आपकी फैमिली के दूसरे लोगों के बारे में पता है पहले से, आप अपने बारे में मुझे क्या दो? कुछ इन्फॉर्मेशन। वो कब पता लगेगा? जब डीबीडी एक्सचेंज होंगे। जब क्या एक्सचेंज होगा? डिस्क्रिप्शन, कि भाई ये लिस्ट है, आपको किसके बारे में जानना है। ऐसे R2 करेगा, R2 R1 को कहेगा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर सारी इन्फॉर्मेशन वो उठा करके शेयर कर देता है, वो बेवकूफ़ी होती है। वो क्या होती है? क्योंकि R1 को पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन पता होगी। ठीक है, तो एक्सचेंज में क्या होता है यार? क्या एक्सचेंज करते हैं हम? जिसमें क्या होती है? ब्रीफ। तो आपके दो मैसेज आ चुके हैं अभी तक। सबसे पहले हेलो मैसेज था, उसके बाद डेटाबेस डिस्क्रिप्शन था, जिसका काम होता है ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करना। उसके बाद आता है नेक्स्ट मैसेज। यार काम चल रहा है सारा। अब कौन से स्टेट में आ चुके हैं हम? कि भाई डेटाबेस लोड कर लो। अब आप लोडिंग स्टेट में 3 मैसेज काम करते हैं। LSR, LSU एंड LSAC। तो जिसकी फुल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो नेबर क्या देगा? वो आप देगा आपको रिक्वेस्ट। कौन सा मैसेज देगा? रिक्वेस्ट, कि मुझे इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। आप उसको अपडेट दे देते हो, वो आपको क्या दे देता है? एक्नॉलेजमेंट। नाउ वी आर इन विच स्टेट? फुल स्टेट। कौन सी स्टेट? फुल स्टेट। अगर सब कुछ सही हो जाता है तो नेबरशिप कौन सी स्टेट में आ जाएगी? फुल स्टेट। एक बार और लास्ट में, आपकी सबसे पहले कौन सी स्टेट थी? इनिट स्टेट। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड किए, नेबरशिप बन चुकी। उसके बाद कौन सी स्टेट है? टू वे स्टेट। नेबरशिप बन गई लेकिन डेटाबेस एक्सचेंज नहीं हुआ। फिर कौन सी स्टेट आई थी? एक्सटार्ट, जिसमें वो मास्टर स्लेव का पता करते हैं कि पहले डेटाबेस कौन एक्सचेंज करेगा। डन। उसके बाद क्या करेंगे? एक्सचेंज। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ इंफॉर्मेशन किसकी? अपनी डेटाबेस टेबल। उसके बाद 3 मैसेज। अगर सामने वाला राउटर फुल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होगा तो वो क्या सेंड करेगा? लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, कि मुझे ये डेटाबेस की फुल इंफॉर्मेशन चाहिए। आप क्या दोगे उसको? अपडेट। और सामने वाला राउटर क्या दे देता है? ऐसा दोनों राउटर करेंगे। पहले R1 अपना डेटाबेस R2 को देगा, फिर R2 अपना डेटाबेस किसको दे रहा होगा? और इन्हीं मैसेजेस का क्या होता है वहाँ यार? एक्सचेंज होता है। इन्हीं मैसेजेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। यही बात अभी हम कर रहे थे। कौन सी? इसमें टोपोलॉजी में। ये हमारी टोपोलॉजी। नेबरशिप बन गई दोनों की। R1 अपनी डेटाबेस टेबल किसके साथ शेयर कर रहा होगा? अब
R2 के साथ। मैं नहीं लिख रहा वो सारी चीज़ें, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सा मैसेज लिख रहा हूँ यार, क्योंकि अपडेट तो किस में कैरी हो, सॉरी इन्फॉर्मेशन तो किस में कैरी होती है, अपडेट मैसेज। कौन से मैसेज में, अपडेट मैसेज। ये आपका एक मैसेज होता है मल्टीकास्ट, कौन से एड्रेस पे जा रहा होता है, 224.0.0.5, 6 पे भी जाता है। उसके अलावा इट इज़ यूज्ड टू एक्सचेंज बिटवीन पीयर राउटर और आप बोल सकते हैं नेबर राउटर्स। नो पीरियोडिक अपडेट्स। अगर आपको कोई वर्ड भी समझ ना आ रहा तो बता देना यार, ऐसे मत बैठे रहना कि हाँ ठीक है मतलब समझ नहीं आया। डन। कौन सा मैसेज है आपका, अपडेट मैसेज। इट इज़ यूज्ड टू एक्सचेंज OSPF डेटाबेस बिटवीन पीयर्स राउटर या फिर आप बोल सकते हो नेबर राउटर्स। पीरियोडिक अपडेट नहीं होती, रिप में ये प्रॉब्लम थी। किसमें प्रॉब्लम थी, रिप सेम डेटाबेस एवरी 30 सेकंड्स में क्या करता था, नेबर को सेंड करता था। कोई चेंज हो या फिर ना हो, लेकिन उसको क्या देनी होती थी अपने नेबर को, अपडेट मैसेज इन एवरी 30। OSPF कहता है ऐसा नहीं होगा, नेबरशिप बनेगी तो मैसेज जा रहा होगा, उसके बाद अपडेट तभी जाएगा जब कुछ चेंज होगा। जब क्या होगा, कुछ आप कहोगे चेंज मतलब चेंज, या आपका इंटरफेस डाउन हो जाता है। इंटरफेस क्या हो जाता है, तो जिस भी राउटर का इंटरफेस डाउन होगा वो अपडेट मैसेज सेंड करेगा। सेंड करेगा अपडेट मैसेज। अगर क्या डाउन होता है या फिर कोई नया नेटवर्क ऐड होता है, फिर क्या जनरेट होगी, अपडेट मैसेज। बट देयर इज नो पीरियोडिक अपडेट्स इन OSPF। पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक टाइम आउट के बाद आप वही इंफॉर्मेशन दोबारा से क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। बट इट डजेंट मेक एनी सेंस टू जनरेट पीरियोडिक अपडेट्स अगर नेटवर्क में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ओके, इसलिए आपके क्या होते हैं, CPU पे ज़्यादा लोड डालते हैं। स्टैटिक राउटिंग में पढ़ा था ना आप लोगों ने, लेस CPU यूटिलाइजेशन। क्या था, क्योंकि वहाँ कोई मैसेजेस नहीं होते, वहाँ कोई प्रोटोकॉल चल ही नहीं रहा। जो प्रोसेस चलाने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, उसको रिसोर्सेज देने पड़ते हैं। वहाँ तो एक सिंगल कमांड होती है, कमांड चलाओ, राउटिंग टेबल में क्या आ जाती है, एंट्री फिनिश। इसलिए हमने एक और बात लिखी थी, सिंपल। स्टैटिक राउटिंग क्या थी, सिंपल थी। ये आपके इतनी सिंपल नहीं है, बट क्या करें यार, आसान है। आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है कि OSPF कैसे काम करता है, वो वैसे भी वैसे ही काम कर रहा होगा, आपको पता हो या ना हो। हम तो इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप इन फ्यूचर ट्रबल शूट कर पाओ या फिर उसको इनेबल कर पाओ। तो सिर्फ एक स्टोरी है यार, इसमें डाउट आने वाली वैसे कोई बात नहीं है, डिफ़िकल्टी वाली भी कोई बात नहीं है। कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका काम क्या है, एक राउटर की राउटिंग इन्फॉर्मेशन किसको देना, नेक्स्ट राउटर को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल OSPF ये मेक श्योर करता है कि ऐसा कोई राउटर हो जिस पे OSPF चल रहा हो। तो किसका कॉन्सेप्ट बना दिया गया, नेबरशिप का। किसका कॉन्सेप्ट बना दिया गया, नेबरशिप का। बिकॉज प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स। अगर दो राउटर्स के सेट ऑफ रूल्स सेम है तभी वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट। सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल OSPF राउटर विल डिस्कवर अनदर OSPF राउटर बिफोर सेंडिंग एनी अपडेट मैसेज, बिफोर सेंडिंग एनी। क्योंकि अपडेट मैसेज सेंड किसको करें, हमें तो पता ही नहीं कि सामने OSPF राउटर है या। तो सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे, नेबरशिप। उसके बाद नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि राउटिंग प्रोटोकॉल हमें बेस्ट पाथ पता करके दे। तो किसका कॉन्सेप्ट बना दिया गया, मैट्रिक का। कि जब भी आप राउट शेयर करो उसके साथ क्या लगा दो, एक मैट्रिक वैल्यू।
जिससे शॉर्टेस्ट पाथ का पता लग जाए। किसका पता लग जाए? शॉर्टेस्ट पाथ का। अब R1 को अपनी इन्फॉर्मेशन R2 को देनी है, तो यार कोई ना कोई मैसेज तो होगा, ऐसा कोई ना कोई मैसेज तो होगा जो R1 किसको देगा। दैट्स वाई OSPF क्या यूज़ करता है? अपडेट मैसेज। अपने नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन एक राउटर कौन से मैसेज में रखेगा? अपडेट मैसेज। और किसको देगा? अपने नेक्स्ट राउटर। किसको देगा? नेक्स्ट राउटर। यही अभी तक हमने डिस्कस किया, ठीक है? ओके। R1 अपडेट किसको देगा? अब R2, और R2 वही अपडेट किसको दे देगा? R3, ठीक है? R1 अपनी अपडेट किसको देगा यार? और R2 अपनी अपडेट किसको देगा? R1। तो हम ये प्रैक्टिकल करेंगे किसमें? पैकेट ट्रेसर। OSPF को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देन वी विल डिस्कस इंटर एरिया OSPF। हमारे पास एक से ज़्यादा एरिया भी हो सकते हैं, तो हमारी जो अभी टोपोलॉजी रहेगी वो ये रहेगी आपकी R1। वही सिंपल सी टोपोलॉजी यार, क्योंकि आप कुछ भी करो OSPF के रूल्स चेंज नहीं होते, वो छोटी टोपोलॉजी हो या फिर बड़ी टोपोलॉजी। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आप फिर वैसे ही परेशान हो जाओगे। 20.1.1.0 एंड 30.1.1. अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम इस पूरी टोपोलॉजी में कौन सा एरिया चला रहे होंगे? एरिया 1। कौन सा एरिया चल रहा होगा? एरिया 1। नेटवर्क तो आपको याद ही होगी, टोपोलॉजी हम पहले भी बना चुके हैं। R1 से एक 10 का नेटवर्क कनेक्टेड है, एक 12 और एक 13। तो अगर आपको टोपोलॉजी का पता है, बाहर जा कर के आना है तो जाके आ सकते हो, ऐसा किसी को लग रहा हो। पानी वगैरह पी के आना हो तो पिया हो यार। क्योंकि पहले तो IP एड्रेस ही कॉन्फ़िगर करना है, OSPF तो बाद में आएगा। रिकॉर्ड करेंगे IP को भी, उसकी तो आई थिंक जरूरत नहीं है। कर देता हूँ, सामने देखो बस, फिर कर लेना नोट डाउन। इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस रहेगा इस पे 12.1 0/1। नो शट डाउन IP एड्रेस रहेगा इस पर आपका 13.1.1.1। इंटरफेस E 0/1/0 नो शट डाउन IP एड्रेस 10.1.1। कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दिए, ये R2 है। इंटरफेस F0/0 R1 से कनेक्टेड है यार, 12.2 हो जाएगा। ये लैन में कनेक्टेड है तो IP हो जाएगा इस पे 20.1.1। (23.1.1.1) नो शट डाउन एग्जिट डू राइट। ये R3 है। थोड़ा सा टोपोलॉजी को इस तरफ कर लेते हैं, उस तरफ कर लेते हैं। R3 पर भी 3 इंटरफेसेज हैं आपके। इंटरफेस F0/1 नो शट डाउन IP एड्रेस हो गया 13.1.1.2। इंटरफेस F0/0 R2 से कनेक्टेड है 23.1.1.2। (30.1.1.1) ठीक है, /24।
डू राइट यूजर्स को आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, टेन डॉट वन डॉट वन डॉट टू डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा या 10.1.1। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 20.1.1.2 20.1.1.1। थर्टी की लैन में कनेक्टेड है 13.2। 12 हो गया क्या? 13.2 डन। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा हो आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं तो वीडियो देख लेना दोबारा से। अब देखिए आपका R1 है, R1 से 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। शो आईपी राउट 10, 12 एंड 30 हम OSPF इनेबल करेंगे। देखिए डू शो आईपी राउट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि OSPF राउटिंग टेबल शेयर नहीं करता कभी भी। क्या शेयर नहीं करता? राउटर OSPF 1 मैंने सिर्फ 2 ही नेटवर्क एडवर्टाइज की, एक 12 का और एक 13 का। एरिया कौन सा चला रहे हैं हम? 1 नेटवर्क। अगर मैं OSPF को ये नहीं बोलता कि आपको 10 का नेटवर्क भी एडवर्टाइज करना, वो करेगा ही नहीं। किसको नहीं बताएगा कभी भी? R2 को। क्या 10 का बताया हमने OSPF में? लेकिन वो किस में प्रेजेंट है? राउटिंग टेबल। अगर OSPF राउटिंग टेबल डायरेक्ट शेयर कर रहा होता तो 10 का नेटवर्क भी जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। R1 उसके बाद R2 है आपका। R2 से कितने नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं? मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब लास्ट क्लास में, कि स्टैटिक राउटिंग हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। इन डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम किस पे इनेबल करेंगे? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। R1 पे हमने प्रोसेस चलाई थी 1, इस पे क्या चला देते हैं? 2। कितने नेटवर्क हैं? 3 नेटवर्क 12.1.1.0/24 एरिया। अगर आप एरिया 2 कर देते हो तो R1 और R2 की नेबरशिप ही नहीं बनेगी, क्योंकि एरिया आईडी क्या कर रहा होगा? मिसमैच। नेटवर्क ठीक है, एरिया 1 आ रही है लास्ट में आवाज? समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा 23 एरिया डू शो हिस्ट्री। तीनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए। एक मैसेज आ चुका है ऑलरेडी। OSPF 5 adjacency process ID 2 neighbor on which interface from loading to। भाई लोडिंग स्टेट से कौन सी स्टेट में आ चुका है? आप कहोगे बाकी स्टेट्स तो नहीं दिख रही, बाकी दिखती भी नहीं है ऐसे। आपको उसके लिए अलग से कमांड्स चलानी पड़ती हैं, तभी आप OSPF की स्टेट्स देख पाओ। कौन सी कमांड? लेट मी चेक कि अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, R3 पर चलाएंगे हम। डिबगिंग एक कमांड होती है, डीबग IP OSPF adjacency, डीबग IP OSPF इवेंट्स। डीबग का क्या मतलब होता है? जो भी कुछ बैकएंड पे हो रहा होता है डिवाइस पे, वो आपको CLI पे शो कर देता है। इस पे शो कर देता है। एक तो आपके पास अलग से एप्लीकेशन होती है पैकेट कैप्चर करने के लिए। अब मैंने बोला कि जो भी OSPF आप चला रहे हो उसमें कुछ ना कुछ क्या परफॉर्म हो रहे होंगे? इवेंट्स। आप वो इवेंट्स मुझे किस पे शो करो? CLI। तो इसी पे आपको CLI पे क्या दिख रहे होंगे? कुछ इवेंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड राउटर OSPF डू शो IP राउट। 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं। एरिया नेटवर्क
सॉरी एरिया 1। देखो बीच में मैसेज आ रहे हैं। 23 के अलावा आपके पास एक और नेटवर्क था 30 का। बंद करने पड़ेंगे, अरे वो तो अन ऑल कर देना, बंद हो जाएंगी डिबगिंग। तीसरा नेटवर्क है हमारा 30 का। कुछ मैसेज आए थे, इसी को डिबगिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ मैसेज आ रहे हैं कुछ, ध्यान से देख लेना, एक ही बार दिखाऊंगा बस। रिसीव्ड 13 डॉट एरिया 1 राइट। उसके बाद किसका इलेक्शन हो रहा है? ये सारा कॉन्सेप्ट हो रहा होता है आपका किस में यार? 2 वे स्टेट। कौन सी स्टेट में? रीट्रांसमिटिंग टू 23.1.1. ये आपका एक्सचेंज स्टेट में, सॉरी एक्सस्टार्ट, ये रही एक्सस्टार्ट दिख रही है। कौन सी स्टेट दिख रही है? इन्होंने क्या एक्सचेंज किया? डीबीडी मैसेज, एम्प्टी डीबीडी, जिसमें किसका इलेक्शन हुआ? मास्टर स्लेव का। क्या कह रहा है? हम स्लेव नहीं है क्या? हम वी आर, क्योंकि नेगोशिएशन क्या हो चुका है कि भाई पहले इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, पहले इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, क्योंकि हम क्या नहीं है? वी आर द, तो पहले हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कौन सी स्टेट आ चुकी है? सेंड डीबीडी। और कौन सी स्टेट में था आपका? एक्सचेंज स्टेट में। डीबीडी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज, सेंड भी किया और लोडिंग के बाद ये कौन सी स्टेट आ चुकी है? और जैसे फुल स्टेट आती है राउटर मैसेज दे देते हैं। क्या दे देता है? ये आपके सामने है यार सारी स्टेट्स। डीबग आईपीओ एसपीएफ इवेंट्स और डीबग आईपीओ एसपीएफ एडजेसेंसी, आप ये 2 कमांड्स चला सकते हैं। अनडीबग ऑल कमांड कब चलाओगे आप? जब आपको डिबगिंग क्या करनी होगी? डीसी। सारी चीज़ें ट्राई करके देख लिया करो यार वीडियो के साथ, इसलिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत ही आइडिया लग रहा होगा आपको भी। आई कैन अंडरस्टैंड। प्रिविलेज मोड में चलेंगे यार, कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं चलाते मैं कमांड्स, प्रिविलेज मोड कमांड्स हैं आप। डन। आप देखते हैं हम यार राउटिंग टेबल और डेटाबेस टेबल एक्सचेंज हुई है नहीं हुई। R2 पर देखते हैं। शो आईपीओ एसपीएफ नेबर, सबसे पहले कौन सी कमांड है? शो आईपीओ एसपीएफ कमांड चलाई हमने। शो आईपीओ एसपीएफ नेबर 13.1 एंड कौन सी स्टेट है? कितने टाइम से नेबर है? और ये उनके इंटरफेस का क्या है? आईपी एड्रेस है। तो इसमें क्या बनती है? नेबरशिप। क्या बनती है? नेबरशिप। R1 ने नेबरशिप बनाई किसके साथ? R2 के साथ। बाय सेंडिंग हेलो मैसेज। अब हेलो मैसेज के 2 काम है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो मैसेज विल डिस्कवर नेबर। उसके बाद नेबर पैरामीटर्स जा रहे होंगे जिसके बिहाफ पे क्या बनती है? नेबरशिप। नेबरशिप बनने के बाद भी कौन सा मैसेज आता रहता है? हेलो मैसेज। एज ए कीप अलाइव, एज ए कीप
R1 और R2 की नेबरशिप बन चुकी है, बट नेबरशिप कितने टाइम तक बनी रहेगी किससे पता लगता है? हेलो मैसेज, बिकॉज स्टैटिक बिहेवियर नहीं है। कैसा बिहेवियर है भाई? अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो राउटर्स को अपने आप पता लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटरफेस डाउन चला गया, स्टैटिक राउटिंग में तो आप मैनुअली पता करते थे, यहाँ आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा राउटर को कि इंटरफेस क्या हो चुका है। तो R1 कह रहा है कि मेरा एक नेबर है R2 12.1.1. ये क्या R1 का, और R2 का नेबर कौन है? 12.1.1.1. बट फिर भी एक दूसरे को क्या सेंड करते रहेंगे कंटिन्यूसली? हेलो मैसेज। इसलिए दो टाइम लिखवाए थे आपको, एक हेलो टाइम और एक होल्ड डाउन टाइम। हेलो टाइम इज, होल्ड डाउन टाइम इज डेड इंटरवल, या फिर आप बोल सकते हो होल्ड डाउन टाइम 40 सेकेंड्स। अब हेलो टाइम तो पीरियोडिक होते हैं, आपका कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग ए राउटर विल वेट फॉर हेलो मैसेज फ्रॉम नेबर? नेबरशिप बनाने से पहले की ना, नेबरशिप बनाने की बात की है मेरे दोस्त, नेबरशिप बनी नहीं तो उससे पहले नेबर से थोड़ी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। उससे पहले भी 2 मैसेज आते हैं ना सर हेलो बनाने के लिए। हाँ, हाउ लॉन्ग ए राउटर विल वेट फॉर हेलो फ्रॉम नेबरिंग बिफोर डिक्लेयरिंग नेबर एज। भाई अगर 40 सेकेंड्स तक हेलो नहीं आता तो नेबर क्या हो चुका है? मेरा डेड हो चुका है। वो नेबर कौन सी स्टेट में नहीं है? आप स्टेट। हाँ जी, सर जैसे बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं हाँ और किसी राउटर का एक पोर्ट खराब हो गया, मतलब डाउन चला गया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसी राउटर का यही वाला पोर्ट डाउन? हमें कैसे पता लगेगा? देखो सबसे पहले तो आपके राउटर पे बहुत सारी चीज़ें चला रखी होती है हमने। एक प्रोटोकॉल होता है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एक क्या होता है? लोकल डेटाबेस होता है। सारे डिवाइसेस पे आप क्या चला करके रखते हो? प्रोटोकॉल्स। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको इमीडिएटली क्या मिल जाता है? एक अलर्ट मिल जाता है उस एप्लीकेशन, अलर्ट आ जाता है एप्लीकेशन में कि इंटरफेस क्या हो चुका है? डाउन हो चुका है। कुछ ऐसी एडवांस भी होती है कि अपने आप मेल भी जनरेट हो जाता है कि इंटरफेस डाउन हुआ है, नेबरशिप डाउन हो चुकी है, सीरियस इशू। ठीक है, फ़ैन नहीं चल रहा राउटर का तो फ़ैन चल रहा है नहीं चल रहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल क्या होता है आपका अलर्ट होता है। तो ऐसे क्या होते हैं? लेबल डिसाइडेड होते हैं कि किस लेवल का क्या है इसमें इशू। हम ऐसे सारा दिन राउटर का CLI खोल के थोड़ी बैठे होते हैं यार, इंटरफेस डाउन जाएगा तब हम कुछ करेंगे। सारे डिवाइसेस पे हमने एक प्रोटोकॉल चला रखा होता है और एक सर्वर होता है। वो सारे मैसेज उस सर्वर को देते रहते हैं और हम उस सर्वर पे सिर्फ उस एप्लीकेशन को चेक कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है डिवाइसेस। सर पहले ही वार्निंग मैसेज आते हैं, हाँ, जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, सब आता है। किस लिंक पे कितना ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक बढ़ रहा है, कंजेशन हो रहा है, ड्रॉप ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो सब पता लग जाता ये काम एप्लीकेशन का है। है एप्लीकेशन का। लेकिन काम नेटवर्क इंजीनियर का है। एप्लीकेशन बनाने वाले ने तो बना दी ना, आपको हैंडओवर कर दी। नेटवर्क की हेल्थ मॉनिटर करना एप्लीकेशन का काम है, लेकिन वो आपको सिर्फ डेटा देती है। उस डेटा को यूज़ करना किसका काम होता है? नेटवर्क इंजीनियर का। अब एप्लीकेशन कह देती है कंजेशन हो रहा है नेटवर्क में, बस बात खत्म। एप्लीकेशन ने बता दिया क्या हो रहा है? कंजेशन। उसके बाद आपकी गारंटी है आप उस कंजेशन को कैसे दूर करते हो। एप्लीकेशन ने बता दिया इंटरफेस डाउन हो चुका है, अब एप्लीकेशन उस इंटरफेस को आप करने नहीं जाएगी, कौन करेगा? नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, तो भाई R1 और R2 ने एक दूसरे को नेबर मान लिया और ये क्या कौन सा टाइमर स्टार्ट कर देते हैं? डेड टाइम। 40 सेकेंड्स होता है, 40 सेकेंड से 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 एंड 30। जैसे 30 सेकंड होता है फिर नेबर से क्या आ जाता है? हेलो मैसेज। क्योंकि हेलो मैसेज का टाइम कितना है? पीरियोडिक मैसेज है। R1 ने R2 को फिर हेलो सेंड कर दिया, R2 कहता है मेरा नेबर अप है, फिर टाइम कितना कर देता है? फिर कम हुआ, फिर R1 ने R2 को क्या कर दिया? हेलो सेंड कर दिया। तो ये टाइमर आपका किसके बीच रहता है? 30 to 40 सेकेंड्स के बीच।
अब हेलो ही नहीं आया, नेबर से क्या रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेबरशिप ब्रेक कर दोगे, यू विल वेट फॉर सम टाइम ना भाई। नेबर से हेलो आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब R1 हेलो दे रहा है, कहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, R2 तक, लिंक पे कंजेशन है, या फिर आप वो डेटा प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट आप कुछ टाइम के लिए क्या करते हो, वेट। एंड वेट टाइमर इज़ 40, कि हम भाई 40 सेकेंड तक हेलो मैसेज का वेट करेंगे। अगर आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम उस नेबर को डिक्लेयर कर देंगे एज ए डेड। नेबर क्या हो चुका है, और उससे जितने भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सब हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, सब क्या कर देते हैं हम। क्योंकि यार अब आपके आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, तो आप चाहते हो कि आपको कंटिन्यूसली हेलोज मिलते रहें, आपको उनकी हेल्थ का पता लगता रहे, ठीक है, बातचीत होती रहती है, तभी तक ठीक रहता है, वरना तो फिर आपको पता दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। अब यहाँ भी ऐसे ही होता है कुछ, घर वालों को 2 दिन फ़ोन ना करो तो भी ठीक है, घर वाले बुरा नहीं मानते, समझ रहे हो भाई, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए फिर घर वालों के लिए। सर हम तो रिश्तेदार भी ऐसे बोल रहे हैं, हम ही कॉल नहीं कर तो हमारे भी क्या पड़ेगा, हम बिना करें। ऐसे ही है दोस्त, ऐसी चलती है दुनिया, गिव एंड टेक, ठीक है, आप करोगे तो सामने वाले करेंगे, वरना कोई नहीं करता। जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, पता लग जाएगा। हाँ, तो क्या होता है वो SPF में एक, हम नेबर टेबल की बात कर रहे थे, वापस आ जाते हैं। ये टाइमर चलता रहता है, आप देखोगे आपको ये वैल्यू फिक्स नहीं दिखेगी, कितनी है 30, 39, ये देखो कितनी हो चुकी है दोबारा से 35, कम हो रहा है टाइमर 33, 32, 30 हुआ, उसके बाद फिर से हेलो आ गया, फिर कितना हो गया 39। अगर नेबर से हेलो नहीं आएगा फिर 30 से नीचे आएगा बस टाइमर, और एक टाइम पे 0 हो जाएगा, और 0 होते नेबर क्या हो जाएगा, डेड। अभी देखोगे आप 0 हो ही नहीं रहा, 37, 38, 30 तक आता है, फिर कितना हो जाता है दोबारा से 39, क्योंकि सामने वाले नेबर से मुझे हेलो मैसेज रिसीव हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस नंबर। अब हम चेक करते हैं राउटिंग टेबल, क्या चेक करते हैं, शो IP राउट। क्या 10 का नेटवर्क आपको दिख रहा है राउटिंग टेबल में, ये दिख रहा है 13 का नेटवर्क। 13 का नेटवर्क कौन सा है, जो R1 और R3 के बीच कनेक्टेड। अब हम बात करेंगे कोस्ट की, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो कैसे कैलकुलेट होती है। आप देखोगे कोस्ट दिख रही होगी उसमें, R1 और R2 के बीच 13 का नेटवर्क है। कौन सा लिंक है, फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट लिंक की कोस्ट कितनी होती है, ये कौन से लिंक है, फास्ट इथरनेट, कोस्ट कितनी होगी, क्योंकि 100/100 1 होता है आपका टोटल, इसकी भी कितनी है। अब 13 का नेटवर्क R1 से भी कनेक्टेड है और R3 से भी कनेक्टेड है। R1 भी किसको एडवर्टाइज कर रहा है, R3 भी किसको एडवर्टाइज कर रहा है, R2 को, कि 13 का नेटवर्क तक अगर जाना हो तो मेरे पास ट्रैफिक फॉरवर्ड। ये कोस्ट कितनी है टोटल 1, इस लिंक की कोस्ट कितनी है 1 + 1, कितनी हुई कोस्ट, इस लिंक की कोस्ट कितनी है 1, इसकी भी कितनी है 1 + 1 कितनी हुई। अब सबसे पहले तो R1 ये देखेगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, OSPF कौन है भाई, R1 और R2 के बीच कैसी नेबरशिप है, और यहाँ कैसी नेबरशिप है, दोनों साइड से AD वैल्यू इज, ये देख लो फिर रिजल्ट आपके सामने। राउटिंग टेबल में दोनों डायरेक्शन से इसने 13 का पाथ क्या कर रखा है, इंस्टॉल्ड, क्योंकि AD वैल्यू दोनों साइड से कितनी है, कोस्ट दोनों साइड से कितनी है, कोस्ट दोनों साइड से कितनी है। और ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ओ भाई आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो बिलीव करते ही हो। देखिए ओ का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है, OSPF।
लेकिन 30 का नेटवर्क अगर आप देखते हो तो कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल, और नेक्स्ट स्टॉप कौन है? 30 का नेटवर्क दोनों साइड से इंस्टॉल नहीं कर रखा। मुंह में उंगली नहीं लेते होते यार, बड़े हो गए अब आप। ये 30 का नेटवर्क था। कौन सा नेटवर्क था? कौन सा लिंक यूज कर रहे हैं हम इस बार? इथरनेट। 100 अपॉन कॉस्ट कितनी होती है? इस लिंक की कॉस्ट कितनी है? इसकी 1। अब ये जो 30 का प्रीफिक्स है R3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। R3 किसको देगा? 30.1.1.0/24 की मेरे से कॉस्ट कितनी है? 10। R3 यही इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा होगा यार? 30.1.1.0/24 कॉस्ट कितनी है? 10। R1 कहता है ओके, आपसे 30 तक जाने की कॉस्ट 10 है। R1 से R3 तक जाने की कॉस्ट कितनी है? तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई यार? एडी वैल्यू 110 और टोटल कॉस्ट कितनी हुई? ऐसे आपका R2 कहता है किस लिंक की कॉस्ट कितनी है? R2 से R3 तक जाने की कॉस्ट 1, R3 से उस नेटवर्क तक की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 11। एडी वैल्यू 110 and cost is, now R1 will advertise 30's prefix to R, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपको एक नेबर से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन आप किसको दोगे? नेक्स्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अब? 30.1.1.0/24 एडी वैल्यू इज R1 से क्या कॉस्ट टोटल 10 है सिर्फ? कितनी है कॉस्ट? कॉस्ट कितनी है? R2 कहता है ओके 30.1.1.0/24 तक R1 से कॉस्ट 11 है, और R2 से R1 तक जाने की कॉस्ट भी तो ऐड होगी ना। कितनी थी? टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? क्या इस बार आपको बताना पड़ा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा और लॉन्गेस्ट कौन सा है? राउटिंग प्रोटोकॉल ने खुद ही पता कर लिया। फॉर R2 टू रीच 30's नेटवर्क दिस इज द बेस्ट पाथ, बिकॉज नेक्स्ट स्टॉप क्या दिख रहा है आपको? 23.1.1. R2 ये नहीं कह रहा कि मैं R30 तक ऐसे जा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि R3 तक जाने के लिए अगर वो वाया R1 जाते हैं तो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? वो कह रहा है कि डायरेक्ट जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ से कॉस्ट कितनी है? अगर वाया आप किसके जाते हो तो कॉस्ट कितनी होगी टोटल? 12। तो आप शॉर्टेस्ट पाथ क्या करते हो? चूज करते हो, तो लोअर कॉस्ट इज बेस्ट। लोअर कॉस्ट इज, आप कहोगे क्या वो कभी भी R1 के वाया जाएगा? यस जाएगा। जब R2 और R3 के बीच का इंटरफेस क्या हो जाएगा? अब देखो स्टैटिक राउटिंग में प्राइमरी पाथ भी बताना पड़ता था, और यू हैव टू कॉन्फ़िगर प्राइमरी पाथ एज वेल एज सेकेंडरी पाथ। हाउ? मैनुअली by using AD value, lower AD value and अभी देखना आप, मैंने कुछ नहीं बताया इसको कि शॉर्टेस्ट पाथ ये है और लॉन्गेस्ट पाथ आप वहाँ से भी जा सकते हो। अगर हम लिंक डाउन करते हैं, क्या डाउन करते हैं? लिंक R1 और R2 के बीच कौन सा लिंक कनेक्टेड है? 0/1 विच लिंक? 0/ इंटरफेस F0/1 क्या कर दिया? शट डाउन करते देखिए क्या कह रहे हैं। इंटरफेस डाउन होते क्या डाउन हो चुका है? डू शो IP राउट। नेक्स्ट स्टॉप इज, पहले देखिए आप नेक्स्ट स्टॉप कौन था? 23.2 और मैट्रिक कितनी थी? 11। कॉस्ट कितनी थी? जैसे इंटरफेस डाउन किया, हुई इज द नेक्स्ट स्टॉप? मैट्रिक। इसीलिए उसको पहले प्रेफरेंस नहीं दे रहा था, बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट वैल्यू।
अब अगर इंटरफेस को हम दोबारा से इनेबल करते हैं, नेबरशिप अप आएगी पहले तो। क्या पाएगी? नेबरशिप का वेट करते हैं, नेबरशिप अप आ जाए एक बार। डू शो IP SPF नेबर। कौन सी स्टेट में चल रहे हैं अभी हम? 2-वे स्टेट। अब ये जानबूझ करके टाइम लेगा। शो IP SPF नेबर। ठीक है सर, आप ही अटेंडेंस ले लो। अभी ना देखिए क्या आ चुके हैं यार नेबरशिप दोबारा से आप आ चुके हैं। जैसे अब आप राउटिंग टेबल देखते हो, शो IP राउट, अगेन कौन सा पाथ इंस्टॉल कर लिया है? लोअर कोस्ट पाथ 23.1.1.2। फिर अगर पाथ डाउन जाता है फिर कौन सा पाथ आ जाएगा? सेकंड बेस्ट पाथ। अब यहाँ 10 का नेटवर्क नहीं आ रहा, बाय डाउन नहीं किया हमने, ऐड ही नहीं किया हुआ SPF। डू शो रन। देखिए आप, सिर्फ 12 का नेटवर्क है और राउटर OSPF1 नेटवर्क एरिया, कौन सा एरिया होगा आपका? 1। जैसे आप वो प्रीफिक्स ऐड करते हो, 8 ऊपर चेक करते हैं हम कौन सा प्रीफिक्स आ चुके हैं। ना आपको नेक्स्ट ऑफ बताना, ना ये एग्जिट इंटरफेस। राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपने आप इंफॉर्मेशन क्या कर देते हैं? सेंड कर देते हैं। देखना है आपको। हम एक नेटवर्क और एडवर्टाइज करते हैं R1 से। तीनों नेटवर्क तो कर दिए, एक और नेटवर्क कहाँ से लेकर के आए आप? मतलब एक इंटरफेस ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? एक। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है यार। अब रियल टाइम नेटवर्क में आपके पास कई बार हार्डवेयर नहीं होता, या आप ज़्यादा चीज़ें अटैच नहीं करना चाहते, सिर्फ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखना है। क्या परफॉर्म करके देखना है? अब R1 से मैं एक और नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, या तो मुझे फिजिकल इंटरफेस ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा आपके पास एक सोल्यूशन है, आप लूप बैक बना सकते हो। क्या बना सकते हो? एक वर्चुअल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट होता है राउटर। किसका कॉन्सेप्ट होता है? वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिकली एग्जिस्ट, लेकिन राउटर पे आप एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो जो एक नेटवर्क से बिलोंग करता हो। किससे बिलोंग करता होगा? ये देखिए आप, रेंज देखिए पहले लूप बैक बनाने की। इंटरफेस, इतने सारे वर्चुअल इंटरफेसेस आप राउटर पे ऐड कर सकते हो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म करने के लिए? तो मैंने इस पे एक लूप बैक ऐड किया 1। क्या मैंने नो सेट किया? अपने आप ही क्या हो चुका है? इंटरफेस आप स्टेट में, क्योंकि वर्चुअल है। कैसा इंटरफेस है? लूप बैक इंटरफेस पे नो सेट करने की ज़रूरत, अपने आप ही कौन सी स्टेट में आ जाएगा? आप स्टेट। IP एड्रेस, ये देखिए IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 10 का नेटवर्क है हमारे पास, 12 है, सॉरी 13 है और 12। इस पे नेटवर्क ऐसे हम रैंडमली असाइन कर लेते हैं। मान लो हमने नेटवर्क दे दिया इस पे 11, ठीक है। IP क्या दिया है? 32/32 पर IP दिया है, क्योंकि लूप बैक किसी नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता। किससे बिलोंग नहीं करता? किसी भी नेटवर्क से। अगर मैं ऐसा ही IP इंटरफेस पे देने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 1 मिनट। IP एड्रेस, इस पे IP कॉन्फ़िगर किया था। अगर मैं इस पे क्या कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता हूँ? बैड मास्क, क्योंकि वो आपका इथरनेट इंटरफेस है, वो किसी ना किसी नेटवर्क का क्या होगा? मेंबर। वहाँ एक नेटवर्क ID होगी और क्या होगी? ब्रॉडकास्ट ID। इसलिए आप /32 यूज़, आप कहते हो हम 254 यूज़ कर लेते हैं, वो भी क्या है? बैड मास्क। एट लिस्ट आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? /30। लेकिन लूप बैक पे देखा आपने कि हमने IP क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? 11.1.1.1/30, क्योंकि लूप बैक क्या होते हैं? वर्चुअल इंटरफेस।
लूप बैक क्या होते हैं? वर्चुअल इंटरफेसेस। और वर्चुअल इंटरफेसेस by default loopbacks are not created on router. It is a standalone interface. अपने आप में क्या होता है? एक कंप्लीट होता है। इसको किसी नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता। On loopback, you can configure IP address with subnet mask /32 on loopback interfaces. इस तरीके से लूपबैक इंटरफेसेस बना सकते हो। बहुत सारे पर्पस आपके होते हैं लूपबैक बनाने से। जैसे आप राउटिंग प्रोटोकॉल में उसको एडवर्टाइज करके देख सकते हो, राउटर आईडी की तरह यूज़ किया जा सकता है, बीजीपी में नेबर आईडी की तरह यूज़ किया जाता है। तो लूपबैक इंटरफेस के बहुत सारे क्या होते हैं? यूज़ केसेस होते हैं। अब इसमें क्या किया हमने? एक 11 का नेटवर्क या फिर लूपबैक बनाए। देखिए, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ऐड हो गया इंटरफेस अपने आप। लूपबैक 1 डू शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल में भी आ चुका है। 11.1.1.1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड लूपबैक 1। अब हमें क्या चलाना है? OSPF। चलो, OSPF में दो चीज़ें होती हैं। अब पैकेट ट्रेसर में सपोर्टेड है। डू शो रन, आपने पहले नेटवर्क एडवर्टाइज किए, कौन सी कमांड यूज़ करके? नेटवर्क कमांड यूज़ करके, वाई यूजिंग नेटवर्क। लेकिन आप जानते हो बिहेवियर आईपी का, डायनामिक आईपी भी हो सकते हैं कभी कभी। कभी कभी क्या हो सकते हैं? डायनामिक आईपीस। अगर आईपी चेंज हो जाए तो आपको नेटवर्क स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी। अगर इंटरफेस का आईपी आप चेंज कर देते हो तो नेटवर्क स्टेटमेंट भी क्या करनी पड़ेगी? आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो OSPF कहते हैं ऐसा मत करो। आप क्या कर सकते हो? बिना नेटवर्क कमांड के भी OSPF में किसी प्रीफिक्स को एडवर्टाइज कर सकते हो। इंटरफेस लूपबैक IP OSPF 1 कौन सी कमांड चला करके? इंटरफेस वाली कमांड चला। अब इसमें क्या यार, आपको ये नहीं देखता है कौन सा नेटवर्क चल रहा है, उस नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या है, क्योंकि आप इंटरफेस पे ऑलरेडी क्या कॉन्फ़िगर कर चुके हो? IP ऑलरेडी क्या कॉन्फ़िगर कर चुके हो। तो सबसे पहला तरीका था प्रीफिक्स या नेटवर्क एडवर्टाइज करने का, नेटवर्क कमांड। दूसरा आपके पास क्या है? इंटरफेस कमांड। आप डायरेक्ट इंटरफेस पर जाकर के कमांड चला सकते हो IP OSPF, उसके बाद प्रोसेस ID और फिर एरिया ID। अब लूपबैक पे नेटवर्क चल रहा था 11 का। इस नेटवर्क
11 का नेटवर्क अपने आप किस में एडवर्टाइज हो चुका है? EIGRP, सॉरी OSPF। अब हमें ये नहीं देखना कौन सा नेटवर्क था, सबनेट मास्क क्या था। हमने क्या बोला है कि लूपबैक 1 पर जो भी नेटवर्क चल रहा है उसको किस में एडवर्टाइज कर दो आप। कल को लूपबैक इंटरफेस की IP भी चेंज होती है, नेटवर्क चेंज होता है, उससे कोई फ़र्क, क्योंकि हमने OSPF नेटवर्क के लिए इनेबल नहीं किया। किसके लिए इनेबल किया है? इंटरफेस के लिए। और इंटरफेस पे कोई भी नेटवर्क हो सकता है और आसान भी है। ये वाला मेथड क्या है? दोनों कमांड लिखी हुई है आपके साइड में, देखिए। एक तरीका था नेटवर्क एडवर्टाइज करने का, कौन सी कमांड? पहले नेटवर्क लिखो, उसके बाद क्या लिखो आप? चांसेस हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होने के? मिस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ नेटवर्क आईडी गलत लिख दिया आपने। हाँ जी, लूप बैक कितने क्रिएट कर सकते हो? सॉरी, इतने बना सकते हो दोस्ती, रेंज लिख लो, ठीक है। इतने सारे वर्चुअल इंटरफेसेस आप बना सकते हो राउटर। अब मैंने इंटरफेस बेसिस क्या चलाया हुआ SPF, लेकिन अगर आप R2 की राउटिंग टेबल में देखोगे, शो IP राउट, कौन सा प्रीफिक्स आ चुका है? 11 का प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स आ चुका है? जो कि एक वर्चुअल प्रीफिक्स है। कैसा प्रीफिक्स है? ये दिख रहे हैं? अगर आपको स्पेसिफिक आउटपुट चेक करना हो, IP राउट, क्योंकि राउटिंग टेबल में स्टैटिक राउट भी हो सकता है, EIGRP, OSPF, BGP, स्टैटिक राउट। मैं सिर्फ कौन से राउट चेक करना चाहता हूँ? OSPF। तो कमांड ही क्या चलाई? IP राउट। सिर्फ कौन से राउट शो करेगा? OSPF राउट्स। कौन से राउट्स? आप कहते हो सिर्फ कनेक्टेड राउट चेक करने हैं, IP राउट। कौन से राउट शो कर रहा है? कनेक्टेड राउट। स्टैटिक राउट अगर चेक करना हो, IP राउट। स्टैटिक रूट है ही नहीं, तो क्या कोई आउटपुट आ रहा है? कोई स्टैटिक राउट ही नहीं है तो आउटपुट भी नहीं आएगा। तो IP राउट OSPF। देखिए R2 के पास 30 का नेटवर्क भी है, 13 का भी है, 11 का भी है और 10 का भी है। इस बार हमने ये देखा ही नहीं कि डायरेक्शन क्या है, नेक्स्ट हॉप क्या रखें, हम बैकअप पाथ कैसे कॉन्फ़िगर करें। ये सारा काम किसका है? डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं हम? OSPF। पहले ARP जनरेट होगी, उसके बाद मैसेज आ रहा होगा। ये देखिए, वहाँ भी ARP जनरेट हुई। हो रहा है पिंग, किसकी वजह से? OSPF की वजह से। हमने सिर्फ किसके बारे में बताया? कनेक्टेड प्रीफिक्सेस के बारे में, इनडायरेक्टली कनेक्टेड के बारे में कॉन्फ़िगर नहीं किया। Options to be able to successfully establish it, and all of these options must be configured. एरिया ID मैच करनी चाहिए, स्टब एरिया फ्लैग्स मैच करने चाहिए, ऑथेंटिकेशन मैच करनी चाहिए और टाइमर्स तो बाय डिफ़ॉल्ट मैच कर ही रहे होते हैं। एडजेसेंसी, DR, BDR, हेलो प्रोटोकॉल, नेबरशिप डेटाबेस, टोपोलॉजिकल डेटाबेस। उसके बाद क्या है? फिर क्या आपका An OSPF area is a grouping of all routers in the same area share a common area. Because a router can be a member of more than one, the area ID is associated with specific. क्योंकि राउटर कभी भी एरिया का मेंबर नहीं बनता, इंटरफेस बनता है। राउटर कभी भी एरिया का मेंबर, इंटरफेस बनता है। एक राउटर पे तो 5 इंटरफेस भी हैं जो अलग अलग एरिया के क्या हो सकते हैं? मेंबर।
This would allow some interfaces to belong to area 1 while the remaining interfaces can belong to area. All of the routers within the same area have the same. When configuring OSPF with multiple areas, you got to remember that there must be an area. बात करेंगे हम उसकी. ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू पॉइंट. ये कुछ नेटवर्क्स दे रखे हैं. या क्या थे कुछ नेटवर्क्स, जैसे ब्रॉडकास्ट. आपका इथरनेट नेटवर्क होता है ब्रॉडकास्ट. ये R1 है, ये क्या कनेक्टेड है, R2, R3 एंड. ऐसे नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, क्योंकि अगर R1 कोई मैसेज सेंड करता है तो वो सभी के पास जा सकता है. ब्रॉडकास्ट मोस्टली किस में सपोर्टेड होता है यार, कौन सी फैमिली में, इथरनेट फैमिली. उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट सीरियल लिंक. R1 और R कैसा लिंक है, तो नेटवर्क भी कैसा होगा, पॉइंट टू पॉइंट. उसके अलावा आपका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है, जैसे ये R1 है, ये क्या लगा रखा है आपने, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है. ये R1 के पर्सपेक्टिव से कैसा है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट. R1 से बहुत सारे राउटर्स क्या हैं, कनेक्टेड. ये डिज़ाइन तब बनता है जब आप बात करते हो किसी एक कंपनी की जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं. एक हेडक्वार्टर होता है और बाकी क्या होती है, ब्रांचेस, जो किससे कनेक्टेड होती है, हेडक्वार्टर्स. उस टाइम पे नेटवर्क बनता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट. और एक आपके नेटवर्क होते हैं नॉन ब्रॉडकास्ट, जैसे इंटरनेट. इंटरनेट पे आप ब्रॉडकास्ट मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सपोर्ट ही नहीं देता वो ब्रॉडकास्ट की. आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ क्या करता है, यूटिलाइज करता है, वेस्ट ही करता है. यूटिलाइज तो क्या होती है, इसलिए नॉन ब्रॉडकास्ट सर्विसेज होती हैं जहाँ ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक अलाउड नहीं होता. ये देखिए आप OSPF, जो चीज़ें हमने डिस्कस की है, नेबरशिप एंड, उसके बाद LSA फ्लडिंग, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, जिसमें किसकी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, मैसेजेस में अपडेट्स. उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ को सबसे पहले किस में इंस्टॉल करेंगे, राउटिंग टेबल में. ये फिर सारी बातें इसने दे रखी हैं इसमें. OSPF मैट्रिक्स याद आ रहा है कुछ. OSPF uses a metric referred to as a cost is the cost of the entire path is the sum of the cost of outgoing. Cisco had to implement its own method of calculating the cost for each OSPF enabled. सिस्को क्या यूज़ करता है, सिंपल इक्वेशन 10 to power 8 अपॉन वेयर बैंडविड्थ इज द कॉन्फ़िगर्ड बैंडविड्थ फॉर द इंटरफेस. अब ये जो 10 to power 8 है ना, मैक्सिमम है. रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफ़ॉल्ट कितनी थी, 100. आप चेंज कर सकते हो, आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. कॉन्फ़िगरिंग OSPF, ये चैप्टर तो हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है. राउटर OSPF कमांड चलाते हैं हम. उसके बाद क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, एरिया आईडी. ये एरिया आईडी के क्या है, पढ़िए इसको. Don't get these numbers confused with the process. Remember the OSPF process ID number is, it can be the same on every router on the network or it can be doesn't. It is locally and just enable the OSPF routing on the router. ये भी हम बात कर चुके हैं. देखिए इस पे कमांड होती है डिवाइस पर जिसमें कुछ आउटपुट आ रहा होता है, या डू SUIP प्रोटोकॉल. तो बेसिकली कमांड है आपकी SUIP प्रोटोकॉल. ये कमांड होती है SUIP
कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? प्रोसेस आईडी 1। एडी वैल्यू कितनी है? एडी वैल्यू कितनी है? 110। वाइल्ड कार्ड एग्जाम्पल, वाइल्ड कार्ड मास्क की हम बात करेंगे एक्सेस लिस्ट, एक टॉपिक आएगा। कॉन्फ़िगरिंग और नेटवर्क विद, ये सारा चैप्टर आप करोगे कंप्लीट पहले तुम। OSPF एंड लूपबैक, loopback interfaces are, which means software only, not physical router। देखो कितनी बड़ी लाइन बना दी ऐसी बिना बात। which means they are virtual, virtual means सॉफ्टवेयर ओनली है तो मतलब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट, तो कौन से इंटरफेस नहीं होते। A big reason we use loopback interface with OSPF configuration is because ठीक है, ये और पढ़ लो यहाँ तक जो कह रहा है। सिर्फ इतना यूज़ नहीं है जितना अभी तक हमने डिस्कस किया, उसके अलावा भी बहुत सारे क्या होते हैं इसके यूज़ केसेस होते हैं। कॉन्फ़िगरिंग लूपबैक इंटरफेस बता रहे हैं आपको, ये वो बात दे रखी है जो हमने डिस्कस की थी। आईपी वाला जो सिस्टम था वो यहाँ मैटर नहीं करता, /30/29 आप डायरेक्ट क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो /32, बट ईच वन बीइंग इन ए सेपरेट सबनेट डज बाय यूजिंग द /32 मास्क वी कैन यूज एनी आईपी एड्रेस वी वांट एज लॉन्ग एज द एड्रेस इज नेवर द सेम ऑन एनी टू राउटर्स। पढ़ लेना यार ये चैप्टर। सर एरिया 0 को बैकबोन एरिया आज ही करना है डिस्कस। समरी बता देते हैं। उसके बाद कैसा OSPF आएगा। तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर 18 पढ़ना है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको? चैप्टर 18। उसके बाद हम बात कर रहे थे OSPF में एक नेबर टेबल की, वो आप देख चुके हैं। कौन सी कमांड से चेक करते हैं SUIP OSPF नेबर। दूसरी टेबल थी डेटाबेस टेबल, SUIP OSPF। कौन सी टेबल है? डेटाबेस टेबल। राउटर LSA दिख रही है आप लोगों को। उसके अलावा कौन सी LSA भी होती हैं? नेटवर्क LSA। OSPF डेटाबेस, उसमें क्या स्टोर कर रहा होता है राउटर आपका? लिंक स्टेट, एडवर्टीजमेंट, जिनको हम बोलते हैं LSA। जो आप कभी CCNP में आओगे तो पढ़ोगे, मतलब CCNP में तो आओगे ही। क्या होती हैं आपके पास राउटर OSPF में? बहुत सारी LSAs होती हैं। एक राउटर LSA होती है यार। कौन सी LSA होती है? फिर क्या होती है? समरी LSA। फिर क्या होता है? ASBR, समरी LSA। उसके बाद लास्ट में होती है एक्सटर्नल LSA। ये जो फर्स्ट दो LSAs हैं ये काम आती है किसमें? इंट्रा एरिया।
कभी भी इंटर एरिया कम्युनिकेशन होगा ना तो उसमें कौन सी एलएसएस काम आएंगी आपकी? समरी एलएस। किसमें? इंटर एरिया, ठीक है। और लास्ट की 2 एलएसएस काम आती है जब आप क्या परफॉर्म करते हो यार? रे डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करते हो? रे डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हो। तो 5 एलएसए होते हैं। एलएसए की फॉर्म में क्या एक्सचेंज कर रहा हो? तो एसपीएफ डेटाबेस। ज़्यादा हो जाएगा यार, कोई नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी आई थिंक। तो हम कल बात करेंगे एलएसएस का थोड़ा सा बेसिक्स, उसके बाद मल्टी एरिया, ओएसपीएफ, और फिर वेडनेसडे को हम स्टार्ट करेंगे स्विचिंग। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर तो आपकी छुट्टी है शायद, है ना? घर जा रहे हो? ठीक है।